हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले कथन से क्या कहना चाहा है। ये 2009 में आ चुका है। उत्तर है, उत्साह कविता में बादल उत्साह व क्रांति का प्रतीक है। कवि मानता है कि बादल के हृदय में इतनी सामर्थ्य विद्यमान है कि वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन ला सकता है और देश व समाज का नव निर्माण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में चारों ओर छाई सुंदरता देखकर कवि क्या करना चाहते हैं। ये 2014 में आ चुका है। उत्तर है, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ छाई सुंदरता को देखकर कवि का मन अभिभूत है। फागुन माह में प्रकृति नौ पल्लव पुष्पों से सुशोभित हो गई है। हरियाली का वातावरण अनुपम दृश्य की सृष्टि कर रहा है। कवि इस सौंदर्य से अपनी दृष्टि हटा पाने में असमर्थ है। वह सौंदर्य को निरंतर निहारता जा रहा है। इस सौंदर्य दर्शन से वह तृप्त नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है, अट नहीं रही मतलब समाना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं अट रही है। ये 2016 में आ चुका है। उत्तर है, अट नहीं रही कविता में फागुन मास अर्थात बसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा उसकी आभा सर्वव्यापक है। वह इतनी अधिक है कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही। तो अट नहीं रही मतलब समा नहीं पाना। फागुन की शोभा उसकी आभा से सृष्टि का कड़कड़ शोभायमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन की उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है, जो कि 2015 में आ चुका है। उत्साह एक आह्वान गीत है जिसमें कवि ने बादल का आह्वान किया है कि वे उत्साहपूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता दूर करें। यह आह्वान दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है कि एक ओर बादल गरजकर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करे, समाज को नवजीवन प्रदान कर गतिशीलता प्रदान करे, तथा दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, जो कि 2011 में आ चुका है। तो उत्तर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इस कविता के लेखक हैं, ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि यह एक आह्वान गीत है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। आह्वान गीत उत्साह का प्रतीक है। बादल की गरजना व क्रांति की चेतना लोगों में उत्साह का संचार करती है। कवि कविता के माध्यम से क्रांति लाने के लिए लोगों में उत्साह का संचार करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है। कवि ने बादल को बरसने के स्थान पर गरजने को क्यों कहा। ये क्वेश्चन 2010 में आ चुका है। तो उत्तर है इसका, उत्साह कविता में बादल क्रांति, चेतना और जागृति का प्रतीक है। कवि बादल को बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह बादल की गर्जना द्वारा जन सामान्य में जागृति, उत्साह और चेतना का संचार करना चाहता है। कवि बादलों के माध्यम समाज में जिस क्रांति, नवीनता और जोश का संचार करना चाहता है वह बादलों के बरसने से संभव नहीं है। समाज में परिवर्तन के लिए आकाश को गुंजायमान कर देने वाली बादलों की घनघोर गरजना की आवश्यकता है, तभी लोग जागृत होंगे और क्रांति के लिए तत्पर होंगे। अगला क्वेश्चन है, फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही कविता में उसकी स्थिति कैसी वर्णित हुई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, फागुन की आभा सर्वव्यापक है जो सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त है और चारों ओर वातावरण सुगंधित है। फागुन की आभा एवं उसकी सुंदरता की व्यापकता के दर्शन पेड़, पत्ते, फूलों आदि होते हैं। अट नहीं रही कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि
चारों ओर फागुन का सौंदर्य झलकता है, सारा वातावरण पुष्पित एवं सुगंधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन और ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं अट रही? 2016 में आ चुका है। अट नहीं रही है कविता में फागुन मास अर्थात बसंत ऋतु की शोभा एवं मस्ती का वर्णन है। फागुन की शोभा, उसकी आभा सर्वव्यापक है। वह इतनी अधिक कि प्रकृति और तन मन में वह समा नहीं पा रही। फागुन की शोभा, उसकी आभा से सृष्टि का कड़कड़ शोभायमान है। अगला क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पर। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? उत्तर है, लेखक ने भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने का आनंद लेने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया। अगला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो उत्तर है, जब लेखक ने रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष उत्पन्न हो गया। लेखक को यह महसूस हुआ कि मानो उसके आने से नवाब साहब के एकांत में बाधा उत्पन्न हो गई। नवाब ने लेखक से कोई बात की नहीं उसकी ओर देखा। अभी तो वे खिड़की से बाहर देखने का अभिनय करने लगे। इस साथ साथ वह डिब्बे की स्थिति पर भी गौर करने लगे। नवाब साहब के इन्हीं हाव भाव से लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? जो कि 2012 में आ चुका है। उत्तर देखिए। उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे की भागों पर नमक मिर्च छिड़का, सूंघा और फिर एक एक कर सभी भागों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके पश्चात गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ देखा। वह अपनी इस प्रक्रिया के द्वारा लेखक को अपना खानदानी रईसीपन दर्शाना चाहते थे। वे यह भी बताना चाहते थे कि नवाब लोग खीरे जैसी साधारण वस्तु को इसी तरह से खाते हैं, जबकि इन सबके मूल में उनको दिखावा से परिपूर्ण व्यवहार ही सामने आया। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लखनवी के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की क्या धारणा थी, क्या विचार था? उत्तर है, लखनऊ के नवाबों और रईसों के बारे में लेखक की धारणा व्यंग्यपूर्ण और नकारात्मक थी। वह उनकी जीवन शैली की कृत्रिमता को दिखावे को पसंद नहीं करता था। उसने आरंभ में ही डिब्बे में बैठे सज्जन को नवाबी नस्ल का सफ़ेद पोश कहा है। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रिय खाद्य पदार्थ का रसावदान करने के लिए आप जो तैयारी करते हैं उसका चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। किसी भी प्रिय खाद्य पदार्थ का रसास्वादन करने के लिए पहले उसे अच्छे तरह से धोया जाता है और साफ कपड़े से पोंछा जाता है। साफ सुथरी प्लेट में काटकर उसे फाँवे रखते हैं तथा आवश्यकता अनुसार उस पर नींबू निचोड़कर काला नमक लगाते हैं। नमकीन, रायता, नारियल व पुदीने की चटनी को अलग अलग कटोरी में रखते हैं। अनार के दाने, सफ़ेद चने व अदरक खाद्य पदार्थ को सजाते हैं। उसके पश्चात उसके स्वाद का आनंद लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीखें दी? कवि ऋतुराज जी की कविता कन्यादान में माँ ने अपनी बेटी को उनके अनेक सीखें प्रदान की। वह अपनी पुत्री को सशक्त और नए परिवेश की जिम्मेदारियों का सामना करने के अनुकूल बनाना चाहती हैं। तो पहला क्या उन्होंने दिया? वह अपनी बेटी को परंपरागत सीखे से हटकर जीवन के वास्तविक संघर्ष से परिचित कराती हैं। दूसरा, वह उसे अपने सौंदर्य पर गर्व करने से मना करती हैं, अपने रूप पर उत्साहित होकर कमज़ोर पड़ने से मना करती हैं। तीसरा, वह उसे आग का उचित प्रयोग करने की सलाह देती हुई कहती हैं कि आग सिर्फ खाना पकाने के लिए है, संघर्ष से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए नहीं। चौथा, वह उसे वस्त्र और आभूषणों के मुँह जाल से बचने की सीख देती हैं। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण सीख देते हुए वह कहती हैं कि लड़की होने पर भी लड़की जैसी कमज़ोर मत बनना। यह सीख देकर वह उसे जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना करने योग्य बनाना चाहती हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना? तो उत्तर है,
ऋतुराज जी की कविता कन्यादान में माँ बेटी को यह सीख देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना, अर्थात वह अपनी बेटी को अबला या कमज़ोर न बनने की सीख दे रही हैं। यह समाज लड़की को दुर्बल मानकर उसका शोषण करने लगता है, उसे सजावट की वस्तु समझ लिया जाता है। अनेक पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों की चक्की में कन्या का जीवन पिसकर रह जाता है। अतः माँ उसे सशक्त व मजबूत बनाना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि उसकी कन्या अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहकर हर जिम्मेदारी का सामना करने के लिए सबल बने। अगला क्वेश्चन है, बेटी अभी सयानी नहीं थी में माँ का चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखे, 2016 में आ चुका है। ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में माँ को यह लगता है कि बेटी अभी सयानी नहीं है, अर्थात अभी उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, वह अभी तक अपनी मधुर कल्पनाओं में खोई हुई है, वह दुख के बारे में अधिक नहीं जानती। माँ को अपनी पुत्री शारीरिक व मानसिक रूप से अभी छोटी व भोली लगती है। माँ को लगता है कि बेटी अभी आने वाली सभी जिम्मेदारियों को संभालने की दृष्टि से सयानी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उसे सुख का आभास तो होता है लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। कन्यादान कविता के आधार पर भावार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। इस पंक्ति में बताया गया है कि विवाह के समय बेटी की घर गृहस्थी के सुखमय पक्ष का आभास तो था, किंतु उसके कठोर पक्ष का ज्ञान नहीं था। वह विवाह के सुखमय जीवन की सुखद कल्पना तो कर सकती थी, किंतु वहाँ पर मिलने वाली कठोर सच्चाइयों, ससुराल से मिलने वाली जिम्मेदारियों एवं चुनौतियों से अनभिज्ञ थी।